आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं देश के जाने-माने जर्नलिस्ट और इसके साथ-साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऑथर राजू पार्लेकर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और नमस्कार। और हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं राजू जी, जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। जिस तरह से ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक इलीगल वॉर छेड़ी है, उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है और भारत भी उससे अब अछूता नहीं है। ये पहले से पता था, लेकिन उसके बाद भी न जाने कौन से ऐसे राज है मोदी जी के इजराइल और अमेरिका के पास कि वो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि एक पपेट प्रधानमंत्री बन गए हैं। सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और उसमें भी लगातार ये हंगामा है। लेकिन आप देखिए कि जब भी मुश्किल आती है, संकट का दौर होता है देश में, जब सवाल पूछे जाते हैं तो मोदी जी नदारद हो जाते हैं। इस सबके बीच एक अपडेट ये है कि ईरान के बैंक के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और अब ईरान ने ये बोल दिया है कि बहरीन, यूएई और कुवैत, वहां पर जो बैंक्स हैं अब वो सुरक्षित नहीं है और उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। यानी कि अब आप ये सोचिए कि जो पूरी व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई नजर आ रही है इन जीसीसी कंट्रीज की, जो कि अमेरिका के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने पूरा स्पेस दिया, उनके अड्डे बनवाए, वहां पर सैन्य अड्डे बनवाए, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि ये वॉर का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईरान के साथ साथ अब ये कंट्रीज भी इसका खामियाजा भुगतने जा रहे हैं। यानी कि ईरान ने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि जो भी अमेरिका का दोस्त है, जो भी इजराइल का दोस्त है, वो अब सेफ नहीं है। और अब हम भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि ईरान हमारा ट्रेडिशनल दोस्त रहा। उसके साथ जिस तरह से ये जो कह के सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट, जो फॉरेन जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ एक तरह का धोखा किया है भारत ने, क्योंकि हम इजराइल के साथ जाकर, जो मोदी हैं वो इजराइल के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि इजराइल के साथ खड़ा होना, अमेरिका के साथ खड़ा होना इस तरह से खुलकर, वो ईरान के लिए कितना ज्यादा उनके लिए ये सेंटिमेंटल है, क्योंकि उनके यहाँ ये नारे लगते रहे हैं कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, और उनकी पूरी पॉलिटिक्स, पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब आप ये देखिए कि मोदी जी की विदेश नीति का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। सिलेंडर्स की लाइन में लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, भगदड़ मची हुई है और बेहोश हो रहे हैं लोग सड़कों पर। और आप देखिए कि हमारा जो गोदी मीडिया है वो क्या कर रहा है। राजू जी, पहला कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है कि ईरान हमारा दोस्त था और दोस्त है और दोस्त रहेगा। वो तो मोदी जी की राजनीति है जिसकी वजह से जो हुआ है। एक बात आप समझिए कि अमेरिका के साथ हमारी दुश्मनी नहीं थी और अमेरिका के साथ हमारी दुश्मनी ना होने क्या ईरान को कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। जिस तरह से मोदी जी इजराइल के गले पड़े और उसके बाद में ईरान का जो हमारे यहाँ एक युद्धपोत आई थी और जो हमारे कवायद के लिए आई थी, जिसकी लोकेशन हमने शेयर की इजराइल के साथ, उसमें उनके 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए, जिन्होंने हमारे यहाँ प्यार से सेल्फियां खींची थी, राष्ट्रपति को सम्मान दिया था, सैल्यूट किया था और हमारे यहाँ खरीदी यानी शॉपिंग भी की थी। उनको वो मर गए और उनमें से जो बचे उनको श्रीलंका ने बचाया और ईरान के हवाले किया। उनके ऊपर भी यूएस का प्रेशर था, वो दबे नहीं। तो इस बात को ईरान ने ज्यादा गंभीरता से लिया। ये एक ऐसी हद थी, एक ऐसी रेड लाइन थी जिसको मोदी ने लांघ दिया और ये रेड लाइन को लांघने के बाद हमारी निष्पक्षता को, हमारी जो एक कूटनीति है भारत की कि अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते रहे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे, उस कूटनीति का पूरी तरह से तिलांजलि देकर मोदी अपने रास्ते चल पड़े। उन्होंने जिस रास्ते से जो चल पड़े हैं वहां पर बर्बादी के सिवाय इंडिया के लिए, भारत के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास न तेल है, न रणनीति है, न अब वो देने लायक कुछ भी नहीं बचा है। और इजराइल के पास, इजराइल हमें कुछ भी नहीं दे सकता। इसके बदले में वो हमसे बहुत कुछ ले सकता है और हमारी जो दोस्त है पारंपरिक, जैसे कि रूस, ईरान, वो हमसे खफा हो चुके हैं और जब तक ये रेजिम चेंज नहीं होती तब तक भारत बहुत ज्यादा नुकसान भुगतेगा। भारत एक विनाश के पथ पे चल रहा है। जब तक मोदी रेजिम है
तब तक मोदी बचे रहेंगे, अपनी उनके राज बचे रहेंगे, लेकिन भारत विनाश की तरफ चलता जाएगा। तो ये गंभीर मसला है और इसको उतनी ही गंभीरता से इस देश के लोगों को हल करना चाहिए। जी, ये कह रहे थे लोग जब ये वॉर शुरू हुई थी, देखिए हमें मोदी जी का थैंक यू करना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पर सुकून से बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, मिडल ईस्ट की वो बात कर रहे थे, अमेरिका, इज़राइल की वो बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर सुकून से हैं। आप देखिए कुछ ही दिनों के बाद 12 दिन की जंग है और 12 दिन के बाद क्या कुछ हो रहा है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी को लेकर कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लोग लाइनों में लग रहे हैं, भगदड़ मच रही है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। तो ये विदेश नीति अगर हमारी उधर नहीं होती, यानी कि इज़राइल की तरफ नहीं होती, तो ईरान हमें भी इजाज़त देता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे जहाज़ भी वहाँ से निकलते और इस तरह की क्राइसिस की स्थिति हिंदुस्तान में ना पैदा होती। आज आज भी ईरान ने ऑफर की है दुनिया को कि अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुलाइए, हम आपको रास्ता दे देंगे। भारत ले ले, स्पेन ने ले लिया है वो रास्ता। मोदी जी के अपने राज छुपाने के लिए भारत को कितना त्याग करना पड़ेगा। 2016 की नोटबंदी भी रॉथशाइल्ड की कैशलेस इकोनॉमी के थ्रू जो ब्याज के पैसे दुनिया भर से आते हैं, भारत का एक इतना बड़ा बल्क पॉपुलेशन है, उसके ब्याज के पैसे आते नहीं थे क्योंकि भारत में कैश इज अ किंग, ऐसी स्थिति थी, इसलिए वो नोटबंदी की गई और वो पे टाइम वगैरह सब आ गई। अब वो सारी जो चीजें हैं वो इजराइल के साथ हमने जोड़ दी है, हमारे कैशलेस अकाउंट्स जो मोदी जी ने एमओयू किया बिना कैबिनेट के परमिशन के, जो एक जीआर वगैरह निकाल के। तो ये सारी जो नीति है वो विनाश पथ पर ले जाने वाली है। मोदी और उनके 3 मित्र हैं गुज्जू, उनके फायदे की ये नीति है, लेकिन बाकी किसी के हित की नहीं। मोदी जी के इर्द गिर्द और भी सलाहकार है, उनके एनएसए के एडवाइजर है, फिर विदेश मंत्री है, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर है। ऐसे 10-15 लोग होंगे जिनको एप्स्टीन फाइल में जो जिनका नाम आया वो लोग हैं, इनके फायदा हो रहा है, बाकी जनता मर जाएगी। ये बिना देखे लोगों ने बिना सोचे समझे ये कहा था एक वक्त कि हम मुसलमानों की इतनी नफरत करते हैं कि पेट्रोल नहीं मिला तो भी चलेगा, गैस नहीं मिला तो भी चलेगा, हमें हिंदुत्व चाहिए, हमें अब्दुल को टाइट करना है। तो मुझे लगता है कर्मा इज बिच, आपके जबान आपको वापस घूम के आती है। तो अब आपको आ गया है वो कर्मा, तो आप हंसते हंसते भोगिए अपने पूरे भोग को। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। अयोध्या में चूल्हा ना जलने की वजह से राम भोजन आज बंद हो गया, ताला लग गया उसको। तो राम कभी भी असत्य के साथ नहीं रहते खड़े, इसका ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है, यानी आप समझने वाले के लिए ये काफी है। मोदी हमें विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, उनको उनके पद से बर्खास्त करना या उनका रेसिग्नेशन या इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है, वरना एक 1.5 बिलियन लोगों का देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। और मैं ये अपनी किसी भी एजेंडा या किसी भी विचार या ओपिनियन या आइडियोलॉजी की वजह से नहीं बता रहा हूं। सारी स्थिति जो है राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक, भारत और विदेश की, उसमें भारत कहीं का नहीं है और उसकी एकमात्र वजह है मोदी जी के राज छिपाने हैं, इसलिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। वो राज बाहर ना आए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बस मोदी जी पद पे क्यों बैठे रहे हैं, फिर ये सवाल है। उनको वो कर्णधार बनने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे देश का हित सर्वोपरि मान के देखिए, आली आयतुल्लाह खamenei जो रहबर थे ईरान के, जिनको असैसिनेट किया है 86 साल में इजराइल ने, वो भाड़े के घर में रहते थे। वो 47 साल ईरान के सुप्रीम लीडर रहे, एक तेल का साम्राज्य जिनका था, उनके वो एक भाड़े के घर में रहते थे और 4 बच्चे उनके हैं, वो उनमें से एक अब सुप्रीम लीडर बन गए हैं, वो भी भाड़े के घर में रहते हैं। और उनको रूस के जो अध्यक्ष है पुतिन साहब, उन्होंने रोलेक्स की घड़ी भेंट दी थी, तो उन्होंने वापस कर दी और पुतिन साहब को लगा, शॉक हो गए, पुतिन साहब को लगा कि उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने पूछा कि आपको अच्छी नहीं लगी,
बोले ऐसी बात नहीं है, आप बुरा मत मानिए। उनको बुरा लगा कि पुतिन साहब ने बुरा मान लिया। वो बोले ऐसा नहीं है, मेरी 250 रुपए की घड़ी है, उसी को मैं पहन सकता हूं, क्योंकि अली जैसा जीना और हुसैन जैसा मरना यही हमारा नसीब है, और तभी हम इस पद पे बैठ सकते हैं। और ऐसे नेता जिनको प्राप्त हुए, वो ईरान जिस करेज से लड़ रहा है अमेरिका और इजराइल के साथ, उसका एक अंश मात्र करेज मोदी रिजिम में और भारत की सत्ता में आज दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि भारत में ताकत नहीं है, भारत के लोगों में ताकत नहीं है, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि भारत के नेतृत्व में नैतिक ताकत नहीं है। पूरी तरह से अनैतिकता से जर्जर हुई ये जो सत्ता है, वो इसी तरह से डगमगाती है, चरमराती है, और वही हमें दिखाई दे रहा है। आप समझिए कि ये जो जंग चल रही है, वो एक तरह से ईरान की जंग नहीं है। ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया। ईरान पर्शियन एम्पायर से लेकर आज तक हिंदुस्तान और ईरान के संबंध रहे हैं। तो ईरान ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। ईरान पर इराक ने हमला किया, तब भी 8 साल ईरान लड़ा। लेकिन ईरान के ऊपर इजराइल ने दूसरी बार हमला किया, और दोनों बार जब चर्चा चल रही थी, सिर्फ रशिया नहीं, पुतिन नहीं कह रहे हैं, ये ओमान भी कह रहा है। ओमान ने तो इस हताशा में कहा कि फाइनल सॉल्यूशन मेरे जेब में था, करीब दूसरे दिन हो जाता कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इसका निकल जाता। उससे पहले नेतन्याहू को पड़ी थी कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो अनैतिकता में लिप्त सिर्फ मोदी नहीं है, नेतन्याहू भी तो है। तो नेतन्याहू को यह था कि उनकी भ्रष्टाचार के आरोपों की वो छानबीन चालू हो जाएगी, तो उनको एक और वॉर चाहिए था। तो उन्होंने वो वॉर ईरान से शुरू किया बिना डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के। अब ईरान का ये कहना है, अगर 2 बार हम टेबल पे बैठे हैं, 2 बार डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए तैयार हुए हैं, सब साथी बैठे हुए हैं, और आप बिना वजह बिना बताए हम पर हमला करते हैं, हमारे 180 बच्चियों को जो 7 से 11 साल के बीच की थी उनको मारते हैं, हमारे रहबर 86 साल के जो थे, जो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं थे, उनको आप मार डालते हो, उनकी बेटी को मारते हो, उनकी मासूम नाती को मारते हो जो 4 साल की थी, उनके दामाद को मारते हो। फिर आज जो सुप्रीम लीडर है वो बेटे उनको एक तरह से हैंडीकैप करते हो कुछ दिनों के लिए। इतना सब करने के बाद आप क्या डिप्लोमेसी की अपेक्षा करते हो हमसे? फिर से किस भरोसे आपके साथ बैठे हम? तो ईरान की इसमें क्या गलती है? और हमारे पास ईरान कवायद करने के लिए, ईरान ने विश्वास से, हम दोस्त हैं इसलिए ईरान ने जो नौका भेजी, उसके ऊपर जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, यानी उनके अफसर थे इसके नौदल के, तो वो अफसर लेडी अफसर भी थे। उनके ताजमहल के सामने उन्होंने तस्वीरें खींची, खुश थे, यहाँ पर खरीदी, शॉपिंग किया, और दिल्ली में शॉपिंग किया, और फिर हमारे लोगों के साथ सेल्फी खींची। हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ सैल्यूटेशन हो गया। सब करने के बाद वो हिंदू महासागर के क्षेत्र के किनारे बाहर पहुंचते हैं, तो हमने लोकेशन शेयर करके उसको मार गिराया इजराइल ने। ये बर्बरता। 100 उसमें से 9 सैनिक मारे गए, लड़कियां भी थी, ईरान के सपूत थे वो, और उसमें से जो बचाए गए वो भारत ने नहीं बचाए, वो श्रीलंका ने बचाए, और बिना अमेरिका के दबाव के ईरान को वापस भेजे। उनको 1 महीने का। मेरा सवाल ये है आपसे कि इस जंग के बाद ये कभी तो थमेगी ये जंग। हालांकि ट्रम्प जैसे कह रहे हैं कि भाई ही हैड इनफ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा था, वो एक सन की आदमी, उसको शायद ये लग रहा था कि 2-3 दिन में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ वो करके और ईरान पर अपना कोई पपेट बिठा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी। यही उन्हें समझाया गया था इसराइल के जरिए शायद, और सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो कह देंगे कि देखिए हमारी विक्ट्री हो गई, हमने वहां पर रिजीम चेंज कर दी। वो तो हो नहीं सका। अब चारों तरफ से पीटे जा रहे हैं बुरी तरीके से, और ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब किस तरह से दें। जो तमाम सैन्य अड्डे हैं जीसीसी में, वो सब बर्बाद कर दिए गए हैं। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान कह रहा है कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, शुरुआत आपने की थी और हम खून के आखिरी बूंद के कतरे तक लड़ेंगे। ये कहना है ईरान का, और जो मुश्तबा खामनाई है, जो नए सुप्रीम लीडर बने, उनका ये कहना है।
तो क्या आपको लग रहा है ये दुनिया में पावर सेंटर क्या बदलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में आप ये देखिए कि सिर्फ ईरान का चर्चा है, क्योंकि अमेरिका को तो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर दुनिया ने माना ही हुआ था और दुनिया शायद ये समझ रही थी कि ईरान कितने दिन टिक पाएगा, इसलिए हम सवाल भी ऐसे करते हैं कि इस जंग में ईरान कितने दिन टिक पाएगा। अब सवाल उल्टे हो गए हैं, अब लोग पूछ रहे हैं अमेरिका इजराइल कितने दिन टिक पाएंगे। देखिए, और एक दो खबरें मैं आपको बताता हूँ। जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ही बताया, प्रेस ट्रस्ट की न्यूज है, 2 इंडियंस हम्म। किल्ड, 1 इज मिसिंग व्हेन मर्चेंट वेसल्स केम अंडर अटैक ड्यूरिंग करंट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। एक दूसरी, थाईलैंड से मयूरी नाम का जहाज आ रहा था हिंदुस्तान के कांडला गुजरात में, उसे ईरान ने डुबो दिया। तीसरी बात यह है कि गल्फ ऑफ ओमान में Iranian drones struck Oman largest oil storage facilities at port of Salah in Oman। तो ये बातें हो रही है, ईरान थमने का नाम लेगा नहीं, क्योंकि प्रतिशोध की भावना सिर्फ नहीं है, आप समझिए, प्रतिशोध से सिर्फ इतना कुछ नहीं कर सकता कोई। ईरान एक बहुत बड़ा साइंटिफिक नेशन है, ईरान एटॉमिक रिसर्च में बहुत आगे है, ईरान की लिटरेसी रेट महिलाओं में 98% है, ईरान की 60% महिलाएं साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट काम करती है, और ये सारी जो एटॉमिक और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो सारे आविष्कार है उसमें महिलाओं का 60 से 65% हिस्सा रहा है। तो अमेरिका और जो इजराइल का समझ थी कि ये जो टोपी पहनते हैं फिर हिजाब पहनते हैं तो इसका मतलब ये पिछड़े होंगे, ये रिग्रेसिव होंगे, प्रोग्रेसिव नहीं होंगे। खामेनेई साहब ने एक बार कहा भी था कि मर्द और औरत में फर्क है, बुनियादी फर्क है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी ताकत है और दोनों में से किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। खामेनेई साहब ने नेहरू के बारे में बहुत कुछ कहा है, खामेनेई साहब ने हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन के बारे में और ब्रिटेन के हम गुलाम थे उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा है। ये सब हम भूल गए, ये इजराइल भूल गया वो ठीक है, अमेरिका भूल गया ठीक है, क्योंकि दोनों में अहंकार भरा था कूट कूट के, दोनों के नेतृत्व में स्पेशली। तो इजराइल को लगा कि 4 दिन में निपट लेंगे, और मोदी जी जिस तरह से नेतन्याहू जी को मिलके आए तो ऐसा गले लगाया, ऐसे एक दूसरे की पप्पी शप्पी हुई कि जैसे लगा कि 2 दिन का काम है, ये करके फिर मेरा बीवी मुझे मिलेगा। तो बात यह है कि नेतन्याहू साहब के सगे भाई मारे गए हैं आज सुबह, और ऐसी बर्बादी का मंजर तेल अवीव ने देखा कि जो संघी लोग थकते नहीं है, अपनी जबान को थकते नहीं है इजराइल की महानता को बताते बताते, वो इजराइल धूल और मिट्टी का एक ढेर बन चुका है। और सिर्फ इजराइल नहीं, 9 देश जो जायोनिस्ट फैनेटिज्म को मदद कर रहे थे, जो मुस्लिम सुन्नी देश थे वो जायोनिस्ट लोगों को मदद कर रहे थे, जिसमें यूएई आता है, सऊदी अरेबिया आता है, कतार आता है, बहारीन आता है, बहारीन का तो बादशाह भाग गया, जॉर्डन आता है। तो ये सब लोग अब ऐसे सकते में कि यहाँ की बला जो अमेरिकन सेना है वो जाए, ये लोग कह रहे हैं अब, यानी सुल्तान ने तो कहा भी कि 36 साल से हम इस भ्रम पाले थे कि अमेरिका हमारी रक्षा कर रहा है, असल में 36 साल हम अमेरिका की रक्षा कर रहे थे हमारे बेसिस पे। तो सऊदी से तो वापस चली गई, और अमेरिकन सैनिकों की जो हताहत हुए, देखिए युद्ध अच्छा नहीं होता और किसी की भी मौत अच्छी नहीं होती। जितने अमेरिकन शहीद हुए बेचारे, अमेरिकन सेना के नौजवान, वो किसी ना किसी अच्छे घर के लड़के होंगे, गरीब घर के ही लड़के होंगे, तो वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वो बिना वजह, यानी वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो जंग तो इजराइल की, यानी नेतन्याहू की मस्ती, नेतन्याहू का अहंकार, जायोनिज्म और रॉथशाइल्ड का फायदा, ट्रम्प साहब का अहंकार, और मर रहे हैं अमेरिकन सैनिक। यानी आखिरी अमृतकन तक इजराइल लड़ता रहेगा, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। यानी किसके बल पर, किसके जान पर खेलकर नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, और उस नेतन्याहू को बीवी, माय फ्रेंड बीवी कह के हमारे साहेब वो अपनी कुर्सी को चिपके बैठे हैं। क्योंकि मोसाद ने इंडिया में जो इन्फिल्ट्रेट किया है 2014 से, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखिए सारे देशों की सीमा बंद होने के बाद इजराइल अब ये युद्ध के बाद भारत में फैलेगा,
ये एक नई गुलामी है। इससे पहले कि मोदी शासन जब तक है तब तक ये इन्फिल्ट्रेट होने देंगे। तो ये हमें इससे बचाव अपने देश का करना है, हमें गुलाम नहीं होना है, हमें आजाद होना है इनसे। हमें देखिए, हमें यहूदियों की गुलामी नहीं करनी है। हम एंटीसेमिटिक नहीं थे कभी भी, हमारा कोई लेना देना नहीं है एंटीसेमिटिज्म से, वो तो जर्मनी और यूरोप का प्रॉब्लम है। एक तो थोपा गया पैलेस्तीन पे, और हम क्यों ये इनका बोझ ढोए अब, सिर्फ मोदी जी के लिए, संघ के लिए, आरएसएस के लिए? क्या मिलेगा अपने को इसराइल से? कुछ नहीं। हमारे जो पुराने दोस्त है, रूस है, ईरान है, और सारे जो देश है जो ईरान के साथ आज खड़े हैं, वो सारे देश हमको एक कायर देश मान रहे हैं। हम ना अमेरिका के रहे, क्योंकि अमेरिका हमें, दे आर गुड एक्टर्स, दे विल फॉलो आवर ऑर्डर्स, ऐसा कहते हैं, यानी उनके गुलाम हो गए हम। इजराइल तो अब कहीं का नहीं रहा बात करने के लिए। रही बात बाकी देशों की, तो उन्होंने देख लिया है इंडिया की क्या हालत है, तो कोई अब इंडिया को कुछ मानेगा ही नहीं। आज तक जो हम 1.25 लाख की मुट्ठी थी, मुट्ठी खुल गई, हम बर्बाद हो गए देश। और ये मोदी ने किया है सब कुछ, क्योंकि मोदी जी ने अपनी कैबिनेट को भी विश्वास में लिए बिना जाकर एमओयू इधर इजराइल में किए। तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है, उनको पूरा, अगर इस्तीफा देना है तो उनको देना है। और रही बात नेतन्याहू की, उनको वॉर क्रिमिनल घोषित करके ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, और 180 बच्चियां हैं, और गाजा में जो बच्चे मारे गए उस क्राइम के लिए उनके ऊपर ट्रायल चलनी चाहिए पूरे विश्व में, और उनका फैसला होना चाहिए, और उसकी सजा उनको होनी चाहिए। जी। ये इसका परिणाम जब तक नहीं होता तब तक हम्म। मध्य पूर्व शांत नहीं होगा, और मध्य पूर्व शांत नहीं होगा तब तक भारत आबाद नहीं होगा। विनाश के पथ पर हम चले हैं, उसके रास्ते पर, ठीक रास्ते पर लाने के लिए मोदी रेजिम का जाना और हटना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। मैं एक एक सवाल, 2 सवाल मेरे ज़हन में थे। एक तो ये कि जंग अगर बंद होती है और जंग चल रही है, उसके क्या नताइज हैं, वो धीरे-धीरे हमें देखने के लिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं हिंदुस्तान में। और 12 ही दिन हुए हैं, और 12 दिन में देखिए कैसे हाहाकार मचा हुआ है। और आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो स्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ जो हैं, वो बेहद खतरनाक होने जा रही हैं। जो इंडक्शन जो प्लेट आती है जिस पर खाना बनता है, आप जब प्लग इन करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन तमाम जगहों पर उनकी सेल जो है वो कई-कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लोग डर की वजह से वो खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद आने वाले वक़्त में उनको गैस के सिलेंडर, घरेलू गैस के सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिलेंडर महँगे हो गए हैं, 21 की जगह 25 दिन कर दिए गए हैं, गाँव में तो बहुत बुरा हाल है। क्या आपको ये लग रहा है राजू जी कि आने वाले दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, और अगर ये जंग बंद भी हो गई तो भी बहुत गहरे नतायज, बहुत गहरे कॉन्सिक्वेंसेस हमें आने वाले वक्त में भुगतने होंगे? देखिए, हमारे रिफाइनरी जो बनाने वाले अंबानी हैं, रिलायंस हैं, वो टेक्सास में रिफाइनरी लगा रहे हैं। यानी ये इसमें राशि किसकी लगेगी? ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ कहां से करते हैं? आप समझिए बात को। तो ये लोगों ने मिलके, जो 4 लोग और उनके साथ और 10 लोग जो हैं, उन्होंने मिलके जो किया है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो भारत की, जो हम कहीं के जो नहीं रहे हैं, उसको सुधारने के लिए सरकार बदलना बहुत जरूरी है पहले। बिना सरकार बदले कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि इन लोगों को कोई तवज्जो ही नहीं देगा। मोदी जी क्या है ये सारा विश्व जान चुका है। सबको मालूम है कि इनका कुछ राज है, जो ट्रम्प साहब को मालूम है, नेतन्याहू साहब को मालूम है, जी जिनपिंग साहब को मालूम है। सत्ता बस बदलेगी सबको, कैसे राजू जी? सत्ता बदलेगी कैसे? जब अगर तमाम जो अगर इलेक्शन मशीनरी है, वो एक पार्टी के गुलाम की तरह अगर काम कर रही है, तो फिर सत्ता कैसे बदलेगी? ये तो सवाल है ही, और यही तो अहंकार है इस सरकार के पास। 1979 में, 1979 में ईरान में सत्ता बदली थी। हुँ। कौन सी इलेक्शन मशीन से बदली थी? ये जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो आज आप देख रही है, आपको मालूम है उनका डॉक्ट्राइन क्या है? क्यों ईरान रोक नहीं पाए ईरान को? और सद्दाम हुसैन की मृत्यु के बाद, इराक का फॉल होने के बाद ईरान ने क्या बदलाव किया? उन्होंने ये बदलाव किया कि 31 प्रोविंस है ईरान के, उनको एक डॉक्ट्राइन के तहत
सुप्रीम लीडर और उस टाइम के जो कमांडिंग ऑफिसर थे मिलिट्री के, उन्होंने हर प्रोविंस को अलग मिलिट्री बेस बनाया, पूरी ताकत दी, और अगर सुप्रीम लीडर की मृत्यु होती है तो हर प्रोविंस, हर अपना एक बटालियन अपना युद्ध खुद लड़ेगी, खुद निर्णय लेगी। ये बात पे उसको ऑटो मोड पे दिया जाता है। तो ईरान अब ऑटो मोड पे है। इसलिए आप ईरान में अभी तक, अब तो सुप्रीम लीडर नए बन गए हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाए, और नए सुप्रीम लीडर बने हैं वो आईआरजीसी के बहुत करीबी है। तो एक तरीके से माना जा सकता है कि पुराने जो उनके पिता थे उनसे ये ज्यादा कट्टर है। तो आप ये मत समझिए कि इतने आसानी से ये मान जाएंगे। देखिए, जो नेतन्याहू ने किया है उसकी सजा जब तक नेतन्याहू को नहीं मिलती तब तक ईरान और उनके मित्र देश जैसे चाइना, रशिया चुप नहीं रहेंगे। चाइना ने तो, चीन ने तो सीधा सीधा कहा है कि ये देश, इजराइल एक टेररिस्ट प्रोजेक्ट है, टेरर प्रोजेक्ट है। तो नेतन्याहू कहते हैं ये एंटीसेमिटिक है। एंटीसेमिटिक जो शब्द है और एंटीसेमिटिज्म की भावना है वो यूरोप में है, यूरोप में थी, और वो हिटलर और उन्होंने जो किया उसका सबने निषेध किया, हमने भी किया, गांधी जी ने भी किया। लेकिन गांधी जी ने इजराइल को विरोध किया था, इजराइल बनने को विरोध किया था। गांधी जी को भी मालूम था कि इजराइल बनने से फिलिस्तीन पे अन्याय होगा। तो फिलिस्तीन, गाजा को न्याय मिलना और नेतन्याहू की कर्मों की, उसको, उनके कामों की उनको सजा मिलना, और ईरान को, अगर इजराइल के पास परमाणु है तो ईरान को परमाणु क्यों नहीं रख सकते, ये बात एक फैसला होना, और ईरान को हमेशा के लिए आक्रमण ना हो इसकी गारंटी अमेरिका, चाइना और रशिया साथ बैठकर दें। ये सारी चीजें जब तक नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता ये जंग खत्म होगी, उल्टा और पेज बढ़ते जाएंगे। और आपको एक बात बताता हूं कि कॉम्प्रोमाइज जो नेता होते हैं, अय्याश जो नेता होते हैं, वो आप देख रहे हैं सऊदी एप्स्टीन फाइल में साउथ के एमबीएस आए थे, क्राउन प्रिंस, देखा ना आपने, बिना पगड़ी के फोटो उनकी एप्स्टीन के साथ, तो वो थे। फिर दूसरे यूएई के एक शेख थे, वो खाना बना रहे थे। तो जो जो अय्याश और जो अपनी भूख और संपत्ति और अय्याशी के लिए जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया वो लड़ नहीं पाए। जो भाड़े के घर में रहे ना 47 साल सुप्रीम लीडर रहने के बावजूद, वो लड़ पाए, उनके लिए उनका देश लड़ पाया। नैतिक मूल्यों का यही महत्व है। नैतिक मूल्यों के बल पर एक नेता अपने देश को शेर बना सकता है, और अनैतिक मूल्यों के बल पर एक शेर देश को, भारत जैसे, एक नेता पूरी तरह से कायर बना सकता है। हम जीता जागता उदाहरण हमारे जीवन में देख रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये हमारा देश है और हमारा नेता है। हम चाहते हैं कि हमारा देश पहले जैसा शेर बने और हमारा नेता हमें वो मिले जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारे दुश्मनों से पंगा लेने के काबिल हो, कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जिसे अमेरिका, इजराइल या और कोई चोक ना कर सके। जैसे नेहरू थे, जैसे इंदिरा जी थी, जैसे राजीव जी थे, जैसे मनमोहन जी थे, जैसे अटल जी थे, सब लोग थे, वैसा नेता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो मैं सत्ता परिवर्तन की बात कर रही थी, मैं सत्ता परिवर्तन, वो हिंदुस्तान की सत्ता परिवर्तन की मैं बात कर रही थी कि सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, तभी यहाँ परिस्थितियां चेंज होंगी, क्योंकि फिलहाल तो हमारे पीएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आखिरी मेरा सवाल राजू जी आपसे कि क्या आपको लग रहा है ये जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और लगातार विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, हर रोज अमेरिका आके आज फिर कह दिया, गुड एक्टर बोला और कहा कि हमने उनको इजाजत दे दी और अब वो 30 दिन के लिए ले सकते हैं वो तेल जो ऑलरेडी वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, जो ऑलरेडी लग चुका है। तो किस तरह से एक 140 करोड़ के देश को किस तरह से उसकी डिग्निटी और सबको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, वो सब हम देखें। एक तरह की हर रोज जलील किया जा रहा है, अगर सही वर्ड में इस्तेमाल करूं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है पीएम पार्लियामेंट में आकर कोई जवाब देंगे? क्योंकि आज भी जो कई मिनिस्ट्रीज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबसे पहले आकर उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी क्वेश्चंस पत्रकारों से नहीं लेंगे।
तो आप देखिए अब तक तो पीएम खामोश थे, अब मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी कह दिया कि हम कोई सवाल नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास शायद कोई जवाब भी नहीं है। क्या पीएम जवाब देंगे 56 इंच वाले पार्लियामेंट में आकर? क्या विपक्ष आपको लग रहा है मजबूर कर पाएगा उन्हें? नहीं, आप किस जवाब की अपेक्षा करती है? क्योंकि देखिए, हमें ज़लील किया जा रहा है देश को, वो देश को नहीं। वो प्रधानमंत्री को ज़लील किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हुँ। हमारे देश के हैं इसलिए हम ज़लील हो रहे हैं। और आपको लगता है कि ये जिस तरह से रोज़ ज़लील किया जा रहा है मोदी जी को, तो वो जो राज़ है, जो छिपे हुए उनके, जो कागज़ात है, जो फ़ोटोग्राफ्स है, जो भी है सारे, जो 3 देशों के पास है, वो ज़्यादा दिन अंदर नहीं रहेंगे। कई लोगों को मालूम भी है। अब ये सार्वजनिक करने की बात नहीं है, जो अधिकृत रीत आधिकारिक रूप से उसको सार्वजनिक करेगी डीओजे या और कोई, तब जाके लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन वो सार्वजनिक होने के बाद वो प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे नहीं और वो आज या पहले अभी अभी इसके बाद मुझे नहीं लगता है कभी संसद में आके जवाब देने के काबिल रहेंगे। वो जवाब नहीं देंगे। उनकी सरकार भी जवाब नहीं दे पाएगी। उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने इतना goof ऑफ कर दिया है, इतना मेस कर दिया है और इतना अनैतिकता से काम किया है, इतना ब्लैटेंट झूठ किया है और इतना भ्रष्ट किया। देश को पूरा बेच देना कोई आसान काम नहीं है। देश को बेच देना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये ट्रेचरस एक्ट है, ये देशद्रोह है। तो इसका जवाब नहीं होता। देशद्रोह क्या जवाब देगा? कोई नहीं जवाब दे सकता। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और ये काफ़ी कंसर्निंग भी है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हैं, लेकिन उसमें रहने वाले जो तमाम लोग हैं, वो भी इसका खामियाज़ा भुगत रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, थैंक यू। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई नो यू वर वेरी बिज़ी, फिर भी आपने वक़्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम